स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। जो क्वेश्चंस हैं आपको सीबीटी एग्जामिनेशन यानी आईटीआई का जो ऑनलाइन एग्जाम होता है उसके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आप सॉल्व करने वाले हैं आज के क्लास में, क्लास है आज 5th। इसके पहले के क्वेश्चंस आप ग्लोबल आईटीआई की प्लेलिस्ट पर जो है देख सकते हैं। ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल आपको ओपन करना है, उसमें क्लिक करना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर, ठीक है। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्रीवियस क्लासेस का लिंक दे दूंगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे परेशान रहते हैं सर इसके आगे की वीडियो कहाँ मिलेगी, पीछे की कहाँ मिलेगी। तो टोटल वीडियो आपको सीरियल वाइज प्लेलिस्ट में मिल जाती है, ठीक है। प्लेलिस्ट का ऑप्शन में जाइए आप, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके अलावा इससे रिलेटेड पीडीएफ वगैरह और इन फ्यूचर टेस्ट वगैरह आप इस वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, globaliti.org। आज क्लास है हमारी 5th और टॉपिक का नाम है आईटी लिटरेसी। इसके पहले हमने पहली क्लास किया था क्वालिटी मैनेजमेंट का, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास में हमने आईटी लिटरेसी ही पढ़ा था। आज आईटी लिटरेसी की आखिरी क्लास है। ये जो 4 क्लासेज हैं इसमें आईटी लिटरेसी के सभी क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी कराए जा चुके हैं ये 3 क्लासेज और आज 5वीं क्लास है जिसमें आईटी लिटरेसी के क्वेश्चंस हम लोग फाइनल करने वाले हैं। आज टोटल क्लासेस जो हैं आईटी लिटरेसी की फिनिश हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है कोई भी नया चैप्टर होगा उसके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 है यहाँ पे ब्लैंक फोल्डर होल्ड्स द ईमेल दैट मे नॉट बी यूजफुल। कह रहे हैं कि ऐसे फोल्डर, ठीक है, फोल्डर में ऐसे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं। ये बात कर रहे हैं ईमेल आईडी की। जनरली ईमेल आईडी आज के टाइम पर सब लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि बिना ईमेल आईडी के आपका मोबाइल फ़ोन भी नहीं चल पाता है। और मुझे नहीं लगता कि आप मुझे देख रहे हैं तो आपके पास मोबाइल नहीं होगा, ठीक है। तो जो ईमेल आईडी होती है, ईमेल आईडी के जो मैसेजेज होते हैं, मैसेज आपके इनबॉक्स में आता है, कई चीज़ें होती है ना। ईमेल जब आप ओपन करते हैं उसमें क्या क्या होता है, इनबॉक्स होता है, इसमें क्या होता है जब कोई आपको मैसेज भेजता है तो वो आता है, यहाँ पर रिसीव होता है। सेंड बॉक्स भी होता है। सेंड बॉक्स में क्या होता है, जो भी आप मेल किसी को मैसेज, मेल जो है, ईमेल की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ईमेल में ये सब ऑप्शंस होते हैं। इनबॉक्स में जो भी मेल दूसरे के द्वारा आया होता है, कोई आपको मेल भेजा होता है तो वो इनबॉक्स में आता है। आप किसी और को भेज दिए हैं मेल, उसके बाद देखना चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड सेव रहता है कि आपने क्या भेजा है, किसको भेजा है, वो सेंड बॉक्स में रहता है। आपने मेल टाइप तो किया लेकिन, ठीक है, अभी तक भेजा नहीं है तो वो आउट बॉक्स में रहता है। और कुछ ऐसी फेक मेल होती हैं, एडवर्टीजमेंट या फर्जी या मतलब बेकार टाइप की जो मेल होती हैं, जो लगातार होता है ना, कोई एक होता है जो लाखों लोगों को ऐसे मेल भेजता रहता है, कोई कंपनी का प्रमोशन है, जैसे होता है स्पैम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो एक स्पैम नाम से भी फोल्डर होता है। स्पैम में बेकार की मेल होती हैं, जनरली ज़्यादातर 99% मेल बेकार की होती हैं। कोई एडवर्टीजमेंट का, किसी कंपनी का प्रचार, कोई फर्जी तरीके से फंसाने का, लॉटरी का, इस तरह से। तो जो भी ऐसे गलत या बेकार मेल होती हैं उनको गूगल जो है डिटेक्ट करता है, या जो हमारी मेल सर्विस कंपनी वो डिटेक्ट करती है, और ऐसे मेल को आपके इनबॉक्स में नहीं भेजती है, वो भेज देती है स्पैम बॉक्स में। स्पैम बॉक्स में आप जाके जब भी देखेंगे तो सब बेकार की जो मेल है, जंक मेल भी, कई जगहों पर फोल्डर का नाम जंक भी रहता है, जंक मेल्स, ठीक, JUNK रहता है, ठीक है। तो ये सब बेकार मेल होते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फोल्डर्स में ऐसे ईमेल होते हैं जो उपयोगी नहीं होते हैं। उपयोगी नहीं होते हैं मतलब बेकार मेल होते हैं। तो कौन से फोल्डर में रहते हैं, वो रहते हैं स्पैम फोल्डर में, ठीक है। आंसर आपका C सही हो जाएगा। ये थोड़ा सा इसलिए समझा दिया क्योंकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो मैं बार बार आपको समझाना नहीं पड़ेगा। ये आंसर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 62 क्वेश्चन नंबर। Which among the following is an example of the strong password। कह रहा है कि इसमें से, ये जो लिखा हुआ है, इसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कौन सा पासवर्ड ऐसा मजबूत है जिसको जल्दी कोई गैस नहीं कर सकता। मजबूत पासवर्ड यही ना, मजबूत ऐसा थोड़ी क्या थोड़ी सी मारने पे ना टूटे, मजबूत मतलब कोई दूसरा आपके पासवर्ड को गैस ना कर पाए, मतलब अंदाज़ा ना लगा पाए, ठीक है। तो क्या होता है, माई कंप्यूटर अगर आप पासवर्ड रखते हैं बहुत आसान है, आई लव इंडिया भी बहुत आसान है, ABCD 1 2 3 4 भी बहुत आसान है। लेकिन ये वाला जो पासवर्ड है, जो यहाँ पे फिलहाल 4 लिखे हैं, इनमें सबसे मजबूत यानी सबसे सॉलिड पासवर्ड कौन सा है, @35DOF #secure, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम आंसर कौन सा देंगे, आंसर D सही करेंगे, क्योंकि सबसे मजबूत पासवर्ड फिलहाल इन चारों में यही वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 63। यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है।
इज अ सीक्रेट कोड दैट अलाउज ओनली यू टू एक्सेस योर अकाउंट। अगर आप ईमेल अपना या बैंक अकाउंट कुछ भी चेक करते हैं तो उसमें एक ऐसा सिक्योर कोड डालते हैं जिसके माध्यम से आप लॉगिन कर पाते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है एक गुप्त कोड, सिक्योर कोड जो केवल आपको अपने खातों तक पहुंचने की अनुमति देता है, यानी आप अपने बैंक अकाउंट को लॉगिन कर रहे हैं, फ़ोन पे को लॉगिन कर रहे हैं, ईमेल आईडी लॉगिन कर रहे हैं, कहीं भी लॉगिन करते हैं तो आपके पास एक गुप्त कोड होता है। वो क्या होता है? वो आपका अपना पासवर्ड होता है, ठीक है। क्या होता है? वो आपका अपना पासवर्ड होता है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64। नेवर सेंड अ रिप्लाई ब्लैंक ईमेल। कह रहे हैं एक ऐसा ईमेल होता है जिसका हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए। रिप्लाई करने से हो सकता है वो हमारा अकाउंट हैक कर ले, हो सकता है वो हमें किसी प्रकार से फंसा ले, हो सकता हो किसी भी प्रकार से हमें वो डैमेज, क्षति पहुंचा सकता है। तो ऐसे मेल कहाँ आते हैं? मैंने आपको बोला कि जो स्पैम में मेल आते हैं उनको आपको पढ़ लीजिए, लेकिन उसके किसी भी लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है, ना ही उसका रिप्लाई करना होता है। हो सकता है स्पैम मेल में कोई सॉफ्टवेयर का उसमें एक लिंक आ जाए डब्ल्यू या ऐसे, और आपसे कह दिया जाए कि आप इस पर क्लिक करिए, आपको 200 रुपये मिलेगा, ऐसा मेल में लिखा होगा। और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे क्या होगा? आपकी ईमेल वो हैक कर लेगा और आपकी ईमेल के थ्रू आपके फ़ोन में लॉगिन कर लेगा और आपके फ़ोन से आपका अकाउंट डिटेल्स बहुत कुछ जो है वहाँ से गायब कर सकता है, ठीक है। तो वही लिखा है कभी भी ईमेल का उत्तर ना भेजें। कौन सी ईमेल का? स्पैम वाले का, ठीक है। आंसर सी सही होगा। जो भी स्पैम में ईमेल आती हैं, स्पैम बॉक्स में, उनका हमें रिप्लाई नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें कुछ ऐसा अगर कोई लिंक वगैरह है तो उस पर हमें क्लिक नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। लर्निंग यूजिंग अ मोबाइल इज कॉल्ड। अगर हम मोबाइल फ़ोन पर पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? अगर आप मोबाइल पे हमसे पढ़ रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो शायद कुछ सीख भी रहे हैं, कभी कभी आप प्रैक्टिकल वीडियो से सीखते भी हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ऑफलाइन लर्निंग नहीं कहा जाएगा। ऑफलाइन मतलब जो क्लासेज में पढ़ रहे हैं, सेल्फ मतलब आप अपने आप किताब से पढ़ रहे हैं। एडल्ट लर्निंग का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। आपका डिजिटल लर्निंग जो होगा क्या होगा? यही आपका आंसर सही होगा। मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह पर जो आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करते हैं वो सब डिजिटल लर्निंग कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 66 है, यहाँ पे ब्लैंक है। आर द जनरल स्मॉल इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर दैट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर होता है, जो ऐप स्टोर होते हैं, ठीक है। प्ले स्टोर क्या होता है? जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उसमें अपना प्ले स्टोर होता है, उसके इसी तरह से एप्पल वालों का भी अपना अलग स्टोर होता है, ठीक है। एप्पल के जो मोबाइल होते हैं, तो फिलहाल ये कह रहा है कि छोटे, आमतौर पर जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें हम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल में, ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम कहते हैं मोबाइल एप्लीकेशन। जो मोबाइल के एप्लीकेशन होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं। आपने देखा होगा 10 MB, 2 MB, 4 MB, 5 MB, 50 MB, 60 MB इस तरह से होते हैं। जबकि कंप्यूटर वगैरह के जो होते हैं एप्लीकेशन वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो GB में भी होते हैं, 200-400 MB के होते हैं, 2 GB के भी होते हैं, बड़े बड़े एप्लीकेशन होते हैं। तो यहाँ पर छोटे की बात कर रहा है, तो छोटे एप्लीकेशन हमारे मोबाइल के ही होते हैं। मोबाइल के जो एप्लीकेशन होते हैं, आंसर सी से हो जाएगा। मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे आप क्या क्या करते हैं? आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप डाउनलोड कर रहे हैं, ये भी मोबाइल एप्लीकेशन है। आप प्ले स्टोर में जाके ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, ये भी क्या है? ये भी आपका एप्लीकेशन है, ठीक है। MX प्लेयर डाउनलोड कर रहे हैं, ये भी एप्लीकेशन है। बहुत से एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, जितना भी ना सब प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हैं ना, तो उनको क्या कहते हैं? वो सब मोबाइल एप्लीकेशन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। 67, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन। कह रहा है इसमें से कौन सा एक ऑनलाइन पेमेंट करने का एप्लीकेशन नहीं है, या सॉफ्टवेयर, आवेदन यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन ही रहेगा, सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं आप, कि इसमें से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट का एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है? देखिए, गूगल पे से आप पेमेंट कर सकते हैं, भीम पे, UPI से भी पेमेंट आप करते ही हैं। उसके अलावा बैंक का भी अपना पेमेंट का होता है, जैसे UBI का यू पेमेंट, UBI का भी पेमेंट का होता है, यू मोबाइल ऐप होता है, ठीक है। HDFC के भी नेट बैंकिंग ऐप होता है,
इसी तरह से इलाहाबाद का इंडियन बैंक के नाम से जो है इनका अपना मोबाइल ऐप है, जहाँ से आप पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, सब प्ले स्टोर से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब जो है तीनों, इससे भी आप पेमेंट कर सकते हैं, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, इससे भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि किससे पेमेंट नहीं कर सकते हैं। किससे नहीं कर सकते हैं? इंस्टाग्राम से पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आंसर डी सही होगा। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग साइट है, ठीक है, जहाँ पर आप चीज़ें शेयर करते हैं बट पेमेंट नहीं करते हैं, पेमेंट इसके थ्रू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट होगा लेकिन उसमें आप पैसे नहीं रख सकते, उससे ऑनलाइन पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। 68 क्या है? इज अ वाइडली यूज्ड ऐप टू फाइंड रूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक स्थान से दूसरे स्थान तक का रास्ता खोजने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एप्लीकेशन कौन सा है? इसका आंसर देंगे ग्लोबल आईटीआई के स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको यहाँ पे आंसर देना है, आपको ही कह रहा हूँ, ठीक है, आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं ये आंसर आप बताइएगा कि आप, मैं एक बार हिंट भी देता हूँ, सिंप्लीफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को। अगर आप कहीं जा रहे हैं दूसरी अनजान जगह, आपको रास्ता नहीं पता है, तो आप कौन सा एप्लीकेशन मोबाइल में ओपन करते हैं और जिसके थ्रू आप रास्ता ढूंढते हैं और यहाँ से वहाँ को आपको रास्ता दिखाने लगता है और उसी रास्ते के थ्रू आप जाते हैं। वो बताता है आपको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, इतना किलोमीटर आगे जाके मुड़ जाना है, ये सब जो आपको बताता है वो कौन सा ऐप है? इन चारों में से कोई एक है जिसका आपको आंसर देना है, ठीक है। कमेंट में पूरा प्रॉपर लिखिएगा, उसका नाम लिखिएगा, इसका ABCD मत लिखिएगा, आप सही से आंसर दीजिएगा। 69 इन एन एंड्रॉयड फ़ोन, एंड्रॉयड मोबाइल, ज़्यादातर लोगों के पास एंड्रॉयड होगा, मेरे पास भी एंड्रॉयड ही है। सस्ते सस्ते मोबाइल हैं, रियलमी वगैरह के मोबाइल यूज़ करते हैं हम लोग, ऐसे ही बहुत ज़्यादा महंगे नहीं, 10, 12, 15 हज़ार वाले। तो ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं भाई, सबके पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता कि ऐप वगैरह कि एप्पल वगैरह जैसे बड़े फ़ोन यूज़ करें, महंगे फ़ोन। तो ये कह रहा है कि इन एन एंड्रॉयड फ़ोन ऐप्स कैन बी डाउनलोडेड थ्रू द, कह रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन में जब हम कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो कहाँ से डाउनलोड करते हैं? मान लेते हैं आपको मैं कहता हूँ कि ग्लोबल आईटीआई का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जाइए प्ले स्टोर में टाइप कीजिए ग्लोबल आईटीआई और सर्च कीजिए। तो कहाँ मैंने बोला? प्ले स्टोर, ठीक है। कहाँ से करेंगे आप? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर में जो है, प्ले स्टोर जो ऑप्शन होता है ये होता है एंड्रॉयड मोबाइल में, यहाँ से आप नई नई ऐप्स जो है डाउनलोड कर सकते हैं, इसलिए आंसर आपका ए सही होगा। यहाँ पर प्ले स्टोर हो जाएगा, यहाँ पर भी प्ले स्टोर हो जाएगा। प्ले स्टोर के माध्यम से ऐप्स जो है डाउनलोड किया जा सकता है एंड्रॉयड मोबाइल में। नेक्स्ट चलते हैं। बैंकिंग ट्रांजैक्शन और ओनली पॉसिबल बिटवीन, किसके किसके बीच जो है बैंकिंग का लेन देन पॉसिबल है? पैसा अगर हमें भेजना है एक से दूसरे के बीच तो कैसे संभव है, ठीक है, कैसे संभव है? देखिए, ईमेल आईडी से कोई पैसा नहीं भेजा जाता है, ठीक है। पासवर्ड वेरीफायर ये कोई चीज़ नहीं है सूटेबल, ठीक है। सोशल मीडिया, अगर हम फेसबुक पर पैसा भेजें कि हमारा ये फेसबुक का है, ये फेसबुक हमारा है, ये हम आपका फेसबुक है, हम आपको पैसा आप हमें भेजें, तो ये भी संभव नहीं है। कैसे होगा? अगर आपका मोबाइल फ़ोन वेरीफाइड है, बैंक के पास अकाउंट से लिंक है, तब आप पैसा भेज सकते हैं। कैसे भेज सकते हैं? आपका बैंक लिंक है मोबाइल से, तो आप क्या कर सकते हैं? गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आपके दोस्त का भी मोबाइल है तो वो भी गूगल पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और दोनों लोगों का मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए बैंक में, सत्यापित होना चाहिए, तभी आपकी फैसिलिटी जो है काम करेगी। फिर दोनों लोग एक दूसरे को पैसा भेज सकते हैं। तब कैसे होगा? वेरीफाइड फ़ोन नंबर, ठीक है। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही होगा? आंसर सी। इसके लिए ज़रूरी क्या है लेन देन के लिए? मोबाइल नंबर आपका सत्यापित हो, बैंक में रजिस्टर्ड हो। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लैंक है, इज एन इमेज दैट कैन बी स्कैन्ड इंस्टेंटली दैट ट्रांसलेट इंफॉर्मेशन इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, ठीक है। कह रहे हैं कि एक ऐसा फोटो जिसे तुरंत स्कैन किया जाता है, स्कैन कर सकते हैं हम मोबाइल से मान लीजिए, उसके बाद वो सूचना देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे हम मानव पठनीय लिखा है, मतलब हम पढ़ सकते हैं आसानी से, वो उसको अनुवाद करता है इस प्रकार से। मतलब कह रहा है कि एक ऐसी फ़ोटो जिसको अगर हम मोबाइल से तुरंत जब चाहे तुरंत स्कैन कर लें और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन है इस प्रकार से लिखी हुई आ जाए कि जिसको एक इंसान आसानी से पढ़ पाए। तो ऐसी कौन सी फ़ोटो होती है? तो होता क्या है, आपने देखा होगा आजकल बड़ी समस्या भी रहती है कि जो मार्कशीट होती है ITI की या
आपको सिंपल सा बता रहा हूँ। ITI की मार्कशीट में ऐसे एक कोड बना रहता है ब्लैक कलर का, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना रहता है, इसमें ऐसे ऐसे देखेगा, आप ऐसे देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, लेकिन जब इसको आप मोबाइल से स्कैन करोगे तो तुरंत आपका लिखा हुआ आ जाएगा, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, उसके बाद ट्रेड, इस तरह से लिखा हुआ आ जाता है, ये सब डिटेल खुल जाती है। कैसे? जब आप इसको स्कैन करते हो, ठीक है, इसको आप स्कैन करोगे तो ये सब डिटेल खुल जाती है। तो जिसको आप स्कैन करते हो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं QR कोड, ठीक है। जनरली आजकल मार्कशीट में दिक्कत होती है, किसी बच्चे का QR कोड नहीं आता है, ठीक है। आंसर देख लीजिए, QR कोड। QR कोड ऐसा फोटो की तरह ही होता है, ब्लैक कलर का ऐसे चौकोर बना रहता है, मार्कशीट पे भी बना रहता है, बहुत सी जगहों में बना रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन छिपी रहती है। ऐसे हम इसको कुछ नहीं पढ़ सकते, काले कलर का बॉक्स है, सिर्फ एक इमेज है, लेकिन जब इसको हम स्कैन करते हैं तो इसके अंदर की जो भी चीज़ें हैं पूरी डिटेल खुल के आ जाती है, जिसे एक जो मानव है, ह्यूमन है, वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वो QR कोड होता है, इसलिए आपका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं। Which among the following cannot be done through भीम UPI? कह रहे हैं भीम UPI मतलब कंफ्यूज मत होइए, UPI मान चलिए फ़ोन पे, गूगल पे, उसके अलावा और भी होती हैं बहुत सारे, पेटीएम भी है। तो कह रहे हैं UPI के माध्यम से ऐसा क्या है जो नहीं किया जा सकता? निम्नलिखित में से क्या UPI के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ठीक है। रिक्वेस्टिंग मनी फ्रॉम अदर, एक मतलब आप दूसरे से पैसा मंगाना चाहते हैं, उससे रिक्वेस्ट डालना चाहते हैं, या फिर स्कैन करके पेमेंट करना चाहते हैं, कहीं QR कोड कहीं दुकान वगैरह पे लगा है शॉपिंग के लिए, या फिर दूसरा जो आपका दोस्त है जिसका मोबाइल नंबर ऑलरेडी बैंक से लिंक है, उसको आप पैसा भेजना चाहते हैं। देखिए ये तीनों चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, और तीनों चीज़ें आप करते भी हैं। पेमेंट रिसीव करना, मतलब पेमेंट रिक्वेस्ट होता है फ़ोन पे में, अगर आप चाहो सामने वाले से पैसा मंगवाना चाहते हो तो आप वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो। रिक्वेस्ट करोगे तो सामने वाले के पास मैसेज चला जाएगा कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं इतना पेमेंट का, सामने वाला चाहे तो वहीं तुरंत पेमेंट कर सकता है उतना, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं UPI में, लेकिन चैटिंग जो है सभी दोस्तों से अलाउड नहीं है। हालांकि कुछ पर देखेंगे नीचे चैट का भी ऑप्शन अब आ गया है, लेकिन नियमतः देखा जाए तो UPI इन तीनों काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चैटिंग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि किसके लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, मतलब किया नहीं जाता, कह रहा है किया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इसके लिए चैटिंग के लिए नहीं किया जा सकता, ठीक है। आंसर डी। हालांकि किसी में फ़ोन पे वगैरह में नीचे चैट भी आ जाता है, जिसको आप पैसे भेजते हो उससे बात भी कर सकते हैं, हाय हेलो ये वो, ठीक है। लेकिन फिर भी यहाँ के हिसाब से आंसर यही सही है, चैटिंग नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू रजिस्टर्ड एज एन अप्रेंटिस? अगर आप ITI पास हैं या ITI नहीं भी किए हैं, अप्रेंटिस दो तरह की होती है, एक होती है ITI पास और एक होती है फ्रेशर। फ्रेशर क्या होता है? हाई स्कूल पास कैंडिडेट भी अप्रेंटिस कर सकता है, वो डायरेक्टली कंपनी में अपने आप को रजिस्टर्ड कर लेता है और 2 साल की ट्रेनिंग करता है, उसको भी ITI की तरह एक सर्टिफिकेट मिल जाता है। फिटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, बहुत से ट्रेड से होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अप्रेंटिस के अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं गवर्नमेंट के अप्रेंटिस पोर्टल पर, तो आपकी जो है कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो आपकी उम्र जो है 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। आंसर बी, ठीक है। मिनिमम एज जो अप्रेंटिस की है वो 14 ईयर, ठीक है। जबकि अगर आप नौकरी की बात करो, उसी फैक्ट्री में अगर आप अप्रेंटिस कर रहे हो तो 14 तो ठीक है, लेकिन अगर आप जॉब करोगे, परमानेंट नौकरी करने जा रहे हो, वहाँ पे परमानेंट या कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अगर नौकरी करने जा रहे हो तो उस केस में आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 होनी चाहिए। लेकिन अप्रेंटिस के लिए 14 तक अलाउ है, 14 से नीचे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। द लार्जेस्ट गवर्नमेंट एजेंसी दैट हेल्प्स स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स इज, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी, ठीक है, गवर्नमेंट की बड़ी एजेंसी जो इंटरप्रेन्योर्स को, जो छोटे इंटरप्रेन्योर्स को मदद करती है। छोटे इंटरप्रेन्योर्स मतलब जो छोटे उद्यमी होते हैं, बिजनेस रोजगार करने वाले लोग, जो अकेले कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या 2-3 लोग मिल के कर रहे हैं, मतलब छोटे लेवल का कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी गवर्नमेंट की संस्था है जो हेल्प करती है? उसका रजिस्ट्रेशन कराना, फाइनेंस कराना, ये सब जो प्रोसेस है, मतलब एक एजेंसी बनाई जाती है हर चीज़ के लिए ना। जैसे आपकी NCVT बनाई एग्जाम बोर्ड के लिए, उसी तरह से छोटे इंडस्ट्री के लिए भी एजेंसी है भारत सरकार की, वो MSME के नाम से जानी जाती है, ठीक है। MSME का जो फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। यहाँ पर आंसर आपका सी सही हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ब्लैंक है।
इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट टू अप्लाई फॉर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। कह रहे हैं अप्रेंटिस करना आप चाहते हैं, अगर आप अप्रेंटिस का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन करने की जो आधिकारिक ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट कौन सी है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके अप्रेंटिसशिप इंडिया, ठीक है, apprenticeshipundia.gov.in। ये MSME नहीं है, स्किल ट्रेनिंग भी नहीं है, ITI अप्रेंटिस, ये तीनों गलत हैं। ये वेबसाइट जो है आपकी, इसे ओपन करके देखेंगे, अभी फ़िलहाल की यही वेबसाइट है, आंसर सी से होगा, ठीक है। पहले अप्रेंटिसशिप इंडिया नहीं था, पहले दूसरा था, बट पिछले मुझे लग रहा है 1-1.5 साल हो गया, चेंज हो गया है, अब ये हो गया अप्रेंटिस। पहले अप्रेंटिसशिप डायरेक्ट था, apprenticeship.gov इस तरह से था, अभी हो गया है apprenticeshipundia.gov.in। यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ITI पास होने के बाद, अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो उसके लिए आंसर सी सही होगा। Which of the following document is not required as soft copy while applying for the apprenticeship? अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जो उस समय आपको ज़रूरत नहीं पड़ता जब ऑनलाइन आप आवेदन कर रहे होते हैं। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, आपका सिग्नेचर होनी चाहिए अपलोड करने के लिए, ये सब चीज़ें, हाई स्कूल की मार्कशीट भी अपलोड होती है, 10th की डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, तो ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो नहीं होता, तो देखिए आपका टेक्निकल एजुकेशन मतलब ITI पास किया आपने तो वो आपका अपलोड होगा, आधार कार्ड भी होगा, इसकी डिटेल होगी, बैंक पासबुक की भी डिटेल वगैरह ये सब होता है, इसकी कॉपी आपके पास होनी भी चाहिए, ठीक है। स्कैन कॉपी, सॉफ्ट कॉपी मतलब अगर इनको आप स्कैन करके ये सब आपके पास होना चाहिए। लेकिन ब्लड ग्रुप का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि जहाँ पर आपको उसका डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना हो, ठीक है, इसलिए आंसर डी सही हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन पूछा था कि नॉट रिक्वायर्ड, नहीं चाहिए, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, तो हमें ब्लड ग्रुप वाला जो सर्टिफिकेट है वो नहीं चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टैब इज यूज्ड बाय ITI स्टूडेंट टू रजिस्टर फॉर अप्रेंटिसशिप यूजिंग द ऑफिशियल वेबसाइट। अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट पर आप चले गए, लेकिन अब वेबसाइट तो ओपन हो गई, अब आप रजिस्ट्रेशन कौन से ऑप्शन से करोगे। कई सारे वहाँ पर टैब होंगे। वेबसाइट में टैब किसको कहते हैं मैं आपको बता दूँ। जैसे आप ग्लोबल ITI की वेबसाइट ओपन करते हो तो उसमें होता है होम, ठीक है, अबाउट अस, उस जैसे हिंदी में लिखा है होम, हमारे बारे में, उसके बगल में लिखा है हिंदी में कोर्स, कोर्स के बगल में लिखा होगा ऑनलाइन टेस्ट, फिर लिखा है संपर्क या इस तरह से। तो ये जो चीज़ें लिखी होती है ना, इनको ही हम टैब कहते हैं। ये वेबसाइट के अलग अलग टैब होते हैं, हेडिंग्स मान लीजिए, जहाँ से आप उस पर क्लिक करके जाते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर आप अप्रेंटिस की वेबसाइट पर अपने अप्रेंटिस के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, ITI छात्र हैं, तो कौन से वाले ऑप्शन पे, कौन से वाले टैब पर आप क्लिक करेंगे। तो आपको जाना होगा, यहाँ पर देख लेते हैं, थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे आप, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, ठीक है, कैंडिडेट ITI रजिस्ट्रेशन आपके, ये तो ITI के लिए हो गया, ये कंपनी के लिए हो गया जो फैक्ट्री होती है। आप कौन सा करेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 78। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड इन भारत स्किल पोर्टल, ठीक है। आपको पता है भारत स्किल्स पर अलग अलग PDF अपलोड किए जाते हैं ITI स्टूडेंट्स के लिए। वहाँ पर क्वेश्चन बैंक है, उसके बाद बुक्स हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, सेमेस्टर वाइज, इस तरह से ईयरली धीरे धीरे अपडेट भी होती रहती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बैंक आप जो देख रहे हैं ये भी वहीं से डाउनलोड किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो ITI स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर मैक्सिमम ट्रेड्स के कंटेंट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाते हैं भारत स्किल्स की वेबसाइट पर। तो ये पूछ रहा है कि उस वेबसाइट पर इसमें से क्या नहीं प्रोवाइड किया जाता, नहीं, ज़्यादातर क्वेश्चन आप देखिए नहीं पूछ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक मैंने आपको बताया वहाँ पर आपको मिलता है, कोर्स की वीडियोज़ के लिंक भी मिलते हैं आपको वहाँ पर, स्टडी मटेरियल भी वहाँ पर आपको मिलता है, लेकिन जो ITI का रिजल्ट आता है ना वो नहीं मिलता है। इसलिए आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर डी सही हो जाएगा। जो ITI का रिजल्ट है वो आपका कहाँ मिलता है, वो आपको NCVT MIS की वेबसाइट पर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी क्वेश्चन 78 का आंसर डी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 79। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ जॉब सर्च वेबसाइट। नौकरी ढूंढने की वेबसाइट कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सी नौकरी खोजने की, ढूंढने की वेबसाइट है, ठीक है। देखिए स्किल ट्रेनिंग नाम से ही लग रहा है, भारत स्किल्स आप स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। MSME इंडस्ट्री से रिलेटेड था, कुछ देर पहले आया था। ये आपकी है naukri.com, आंसर ए। नौकरी सर्च करने के लिए बहुत सी वेबसाइट है, फिलहाल यहाँ पे जो ऑप्शन में दे रखा है वो है naukri.com, तो हम naukri.com पे
आंसर को सही करेंगे, आंसर ए। लास्ट क्वेश्चन है इस पीडीएफ का और इस टॉपिक का भी। इसके बाद जो आईटी लिटरेसी के यहीं पे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। आईटी के इतने क्वेश्चन बहुत हैं और काफ़ी जानदार तरीके से आप लोग पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि मैं जब भी प्रीमियर पर वीडियो देता हूं तो आप लोग कमेंट्स देखता हूं मैं। और चलिए लास्ट क्वेश्चन फिनिश करते हैं। इज द ग्रुप्स एक्टिविटी टू लर्न अबाउट द जॉब अपॉर्चुनिटी। देखिए नौकरी को ढूंढना, ठीक है, नौकरी को ढूंढना हो ग्रुप में होता है ना, इज अ ग्रुप एक्टिविटी। होता है कि जब हम लोग पास हो जाएं, इंडस्ट्री वगैरह विजिट करना, 2-4-5 लोग ग्रुप में हो गए, चलो देखते हैं जॉब के मौके कहाँ हैं, कैसे कैसे चीज़ें हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जॉब सर्च हैकाथन, ठीक है। आंसर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग मतलब आप जब कहीं जॉब की मतलब ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक तरह से अप्रेंटिस की तरह ही होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब आप खुद नौकरी कर रहे हैं, अप्रेंटिस मतलब अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो वो नहीं। नौकरी ढूंढने कि कहाँ कहाँ नौकरी मिल सकती है, क्या क्या इंडस्ट्री में चल रहा है, उसके बारे में जानना, ढूंढना। एक साथ 2-4 लोग निकल लिए, दोस्त वगैरह मिलकर एक दूसरे से कॉन्टैक्ट पर हैं, अलग अलग बातचीत कर रहे हैं, कोई नोएडा में है, कोई कहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा है वैसा है, ये मौके हैं। तो ये सब चीज़ें जॉब सर्च हैकाथन कहलाता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर बी सही हो जाएगा। और इसके बाद की जो वीडियो होगी क्लास 6 में हम लोग देखेंगे, वहाँ पर नया टॉपिक, नया चैप्टर होगा, नए क्वेश्चन होंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा पसंद आई होगी तो कमेंट कीजिएगा मेरे मोटिवेशन के लिए। बाकी आप लोगों की परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ। अच्छे से पढ़ाई करिए, तैयारी कीजिए और रिजल्ट भी अच्छा लगे। थैंक यू।